25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवैसी की पार्टी ने बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक अपना दमखम दिखाया, तो क्या विपक्ष को लगने लगा कि ओवैसी सिर्फ वोट कटवा नहीं, एमआईएम मैदान भी मार सकती है, वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है। इसीलिए विपक्षी पार्टियों में अब सबसे बड़ा डर बैठ गया। मुस्लिम वोट बैंक अब एकमुश्त नहीं रहा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये चौधराहट अब खत्म हो रही है विपक्षी दलों की। मुस्लिम वोटिंग पैटर्न भी बदल रहा है, इसीलिए यूपी से बंगाल तक क्या बौखलाहट सामने आ रही, रिपोर्ट देखिए फिर डिबेट करें। ऐसा हराया। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक जीतेंगे। झंडा कमची झंडा चलबे ना, लाठीते भाঙতে হবে, लाठीते और कोमर के ढीला कर दिते হবে निर्वाचन कमिशনের। एसआईआर पर निशाना है क्योंकि घुसपैठिया बचाना। ऐसा हराया। इस एक लाइन में ओवैसी की पार्टी एमआईएम की कामयाबी तो है ही, इसने राहुल अखिलेश से लेकर ममता बनर्जी के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। समीकरण बिगड़े तो फिर सियासी बौखलाहट भी सामने आने लगी। पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी विधायक मुनीरुल इस्लाम ने एसआईआर में गड़बड़ी पर बंगाल को आग के हवाले करने से लेकर चुनाव आयुक्त को ही खुलेआम धमकी दे डाली। तो पलटवार ने बीजेपी ने इसे घुसपैठियों का नाम कटने की बौखलाहट बताया। झंडा कमची झंडा चलबे ना, लाठीते भाঙতে হবে, लाठीते और कोमर के ढीला कर दिते হবে निर्वाचन कमिशনের। মানুষকে নিয়ে ছেলা খেলানো করছো আর তুমি নিরাপত্তা নিয়ে ঘেরাটোপের মধ্যে আছো না, তুমি আকাশে আছো, পাতাল থেকে ছেঁচড়ে বের করব। जिस प्रकार की धमकी टीएमसी के एक चुने हुए विधायक जो संविधान की शपथ लेते हैं वही धमकी दे रहे हैं एक संवैधानिक संस्था को। अब ममता बनर्जी खुद का बयान है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि दंगे हो जाएंगे। अभिषेक बनर्जी का बयान है, फिराद हकीम सबसे करीबी माने जाते हैं, वो कहते हैं हाथ पैर तोड़ देंगे ईसी के। एक इनके एक और नेता है टीएमसी के विधायक, वो बोलते हैं डंडे इस्तेमाल करिए ईसी के खिलाफ। निशित मलिक एक विधायक है, बोलते हैं कि बीजेपी के नेताओं को जला देंगे। कुछ नेता इनके एक ट्राइबल बीएलओ को धमकी देते हैं क्योंकि वो बांग्लादेशी का नाम काटती हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां 2027 की बिसात अभी से बिछने लगी है। आजमगढ़ में एमआईएम का दफ्तर खुलने के बाद एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में जनता ने ऐसा पटका कि सपा नेता वो आदमी की बत्तीसी और जुबान दोनों बाहर आ गई। तो वहीं पार्टी के नेता शादाब चौहान ने अखिलेश पर ओवैसी को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा दिया, लेकिन साथ ही साथ एमआईएम के 30 विधायकों के जीतने की हुंकार भर दी। इनको लग रहा है कि पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम पूरा डिस्टर्ब हो गया एमआईएम और ओवैसी से। हम पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। आप जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर ये जो इल्ज़ाम लगाने वालों को तकलीफ इस बात की है कि वो घर बैठकर राजनीति करते थे और सौदेबाजी करते थे, ये एजेंट हैं, ब्रोकरी का काम करते थे, हम इनकी दुकानों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई आज, लेकिन जनता में बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति जो सम्मान है, जो अपार प्रेम है, वो इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक जीतने जा रहे हैं। तो क्या एमआईएम नेताओं के इसी हुंकार से समाजवादी पार्टी डर गई? तो क्या मुस्लिम वोटों के बिखराव के डर से अखिलेश ओवैसी से हाथ मिलाने को तैयार है? बता दीजिए, क्या एमआईएम का नाम आया बैठक में? इतना बता दीजिए बस। आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। एमआईएम भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। अभी आपने वो किया है, अभी उन्होंने तो ऐसा ऑफर किया नहीं है, और जब आएगा इस प्रकार का ऑफर तो जरूर आप उसका फैसला लिया जाएगा, आपको अवगत कराया जाएगा। क्या बिहार के विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के नतीजों को देखकर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट हाथ से निकलने का डर सता रहा? क्या मुस्लिम वोटों के बिखराव के डर से अखिलेश ओवैसी से हाथ मिलाने को तैयार है? इन सवालों के जवाब तो बाद में आएंगे, लेकिन अब बात राहुल गांधी की। क्या समाजवादी पार्टी को कांग्रेस यूपी में बोझ लगने लगी है? क्या इसीलिए दिग्विजय सिंह ने बीजेपी, आरएसएस और ओवैसी पर मिली भगत का आरोप लगा दिया और तुष्टीकरण की सियासत में इतना बह गए कि जिन्ना को जिन्ना जी कहने लगे? न हिंदुओं खतरा है, न मुसलमानों खतरा है,
अरे आपस की लड़ाई के कारण देश को खतरा है, इस बात को समझो, बचाओ देश को। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहाँ मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है, शहरों में बंटवारा हो रहा है। कई जगह ऐसे हो गए कि मुसलमानों ने अपना मोहल्ला बना लिया, हिंदुओं ने अलग बना लिया। ये बंटवारा क्यों हो रहा है? ये इसीलिए मैं कहता हूं कि आज आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन चुकी है, क्योंकि जो भी देश के खलनायक है, जो भी देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली जमात है, अगर उनके साथ कोई लगातार खड़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये वही दिग्विजय सिंह जी है, मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक होती जा रही, ओसामा जी कहा था। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने 26/11 का दोष कसाब से हटाकर हिंदुओं पर डाला था। एक तरफ कांग्रेस के खेमे में खलबली मची है, दूसरी ओर सवाल, क्या मुस्लिम वोटों के बिखराव से डरी समाजवादी पार्टी वाकई एमआईएम से हाथ मिलाकर कांग्रेस को साइडलाइन करने की तैयारी में है? ओवैसी पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देने का खुला ऐलान कर रहे हैं। वहीं मुंब्रा इलाके में जीती उनकी पार्टी की पार्षद सहर शेख मजलिस की पतंग को उड़ाने का ऐलान करते हुए सब कुछ हरा कर देने के हुंकार भर रहे हैं। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। जो आप लोगों को डिवाइड कर रहे हैं मजहब के आधार पे, कास्ट क्रीड कल्चर के आधार पे, तो बहुत ही दुख होता है। आप एक युवा नेत्री है, जब ओवैसी आते हैं मुंबई और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ आप वापस तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अब 3 दिन भी नहीं हुआ इलेक्शन जीतकर और इन्होंने धार्मिक राजनीति का गेम चालू कर दिया है। तो ये रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है इनकी तरफ से किया जाता है, वही किया जा रहा है। मेरे पार्टी का झंडा हरा है, अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करून टाकून। ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं का यह हाई कॉन्फिडेंस ही विपक्ष खेमे के आत्मविश्वास को डिगाता दिख रहा। और दूसरी ओर सवाल ये उठा है, क्या 2027 से पहले इंडी गठबंधन के भीतर ही एक नया खेला शुरू हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। चलिए मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। एसएस सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शादाब शम्स हैं, चेयरमैन है यूके यानी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, स्वयं पुरोहित जी टीएमसी के नेता और प्रवक्ता, अश्विनी मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, इमरान सोलंकी एमआईएम के नेता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं पुरोहित, आपसे शुरू करता हूं। हरे रंग की बातचीत हुई महाराष्ट्र में, तो क्या उससे इतना डर लग गया कि कब्र खोदने की बात होने लगी? नहीं, कब्र खोदने की बात कौन कर रहा है मुझे नहीं पता है। देखिए, हरा रंग, केसरिया रंग, सफेद रंग, ये सब रंग हमारे तिरंगे में है और किसी एक रंग को लेकर के जो व्यक्ति राजनीति करता है, ये सवाल उनसे करना चाहिए। हम तो तिरंगे की शान में चलने वाले लोग हैं, हम तिरंगा लेकर चलते हैं। तृणमूल कांग्रेस का जो रंग है वो 3 रंगों को लेकर के चलता है। भारतीय जनता पार्टी 2 रंगों को लेकर चलती है, जिसमें 70-30 की बात की जाती है। 70% केसरिया, 30% हरा, ये भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग है। तो उनका फ्लैग हरा है तो वो 70% हरा, ये तो मुझे डाउट होता है कि कहीं ये हरा रंग जो ये है, ये इनकी तरफ से तो नहीं बोया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो देखिए 2000 इनके ही भाई ने एक बयान दिया था नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आपको याद होगा 2014 के चुनाव के पहले। मैं टीवी चैनल में नहीं बोल सकता कि आप इतने लोग हूं, इतने को हटा दो, क्या हुआ? और आज उनके साथ में सब चीज चल रहा है। अरे वो पहले अपने घर को ठीक कर ले, उसके बाद में देश की राजनीति की बात करे, ठीक है? जिस तरह से अंग्रेजों ने विभाजन किया था हिंदुओं को और मुसलमानों को, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के नाम से, आज वही शक्तियां वापस बढ़ रही है। ये देश को बचाने का समय है, देश को एकजुट करने का समय है, सांप्रदायिक सद्भाव को बना के रखने का समय है। ये समय आपसी मतभेद का नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल मैटर्स में हम लोग घिरे हुए हैं। बोला एक तरफ चीन, मैंने आपसे वैसे रंग पर सवाल नहीं पूछा, बांग्लादेश हमें आज दिखा, सारे रंग हमारे आपके हैं, सबके सारे रंग हैं, तो मैंने रंग को लेकर आपसे सवाल पूछा भी नहीं था। आप सवाल शायद ठीक से समझ नहीं पाए, आप सवाल शायद ठीक से नहीं समझ पाए। आपने हरा रंग पूछा? नहीं, मैंने हरे रंग पर पूछा ही नहीं था। मैंने तो पूछा था कि हरे रंग का क्या खौफ है इतना, क्योंकि बातचीत एमआईएम की महाराष्ट्र से हुई थी, इसलिए मैंने पूछा। आपके नेता, अब सवाल सुन लीजिए सर, फिर मैं सवाल दोहरा देता हूं, आप समझ नहीं पाए। आपने कहा किसने कब्र खोदने की बात कह दी, आपने कहा किसने कब्र खोदने की बात कर दी। मुनीरुल इस्लाम आपकी पार्टी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि फाइनल वोटर लिस्ट ठीक नहीं तो आग ही आग लग जाएगी, चुनाव आयोग को कब्र से खींच लेंगे, झंडा काम नहीं करेगा
और रंग पर बात कर दी तो एक सवाल रंगों पर ही ऐड कर देता हूं, ये कौन सा झंडा काम नहीं करेगा, जरा वो भी बता दीजिएगा। नहीं देखिए उनका जो व्यक्तिगत बयान है हम उसकी निंदा करते हैं। अच्छा, ये व्यक्तिगत कांग्रेस पार्टी का ये बयान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो एसआईआर के अंदर में 84 लोग मर चुके हैं, जो लोग मरे हैं उनके बारे में बात की जा रही है और मीडिया हाउस एक नैरेटिव सेट करने के लिए उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा लोग मरे एसआईआर के चक्कर में। ये बात क्या गलत है क्या? नहीं, हमने मोनिरुल इस्लाम एक मिनट स्वयं जी, मैं बीच में नहीं टोकता हूं आमतौर पे, हमने मोनिरुल इस्लाम को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। कमीशन ऑफ इंडिया, सर हमने मोनिरुल इस्लाम के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। नहीं, आपने तोड़ मरोड़ के पेश किया नहीं है। आप मीडिया हाउस पूरा बयान सुनाइए उनका, तो पूरा बयान सुनवा ही रहे हैं सर। आप उनकी 5-6 मिनट की रिपोर्ट हमने दिखाई कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं हुई तो आगे चुनाव आयोग को कब्र से खींच कर निकाल देंगे, झंडा काम नहीं करेगा। कौन सा झंडा काम नहीं करेगा सर, मुझे सबसे पहले यही बता दीजिए। नहीं देखिए, झंडा ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस का बयान नहीं है। सबसे पहले सर आपकी पार्टी के विधायक है, नंबर 2, आपने पार्टी से निकाला नहीं है बाहर, आपने पार्टी से बाहर निकाला नहीं है। सुन लीजिए जवाब सुनिए ना, अरे जवाब सुनिए ना, जवाब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब भारतीय जनता पार्टी का प्रहरी बन के काम करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम नहीं करके इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का काम करेगा, तो उसके ऊपर में हर पार्टी और हम भी सवाल करेंगे। उसके ऊपर में सवाल करना हुआ लाजमी है कि उनका काम है देश में चुनाव कराना, एसआईआर के नाम पर धर्म और जाति के नाम पर विभाजन करके। देखिए कैसे अगर आज ये हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है देश में, और कैसे एक संत को प्रयागराज में जो जाकर नहीं उनको सताया, अभी मुक्तेश्वरानंद पर हमने कल चर्चा की थी, कल डिबेट की थी स्वयं प्रकाश जी। अभी मुक्तेश्वरानंद आज का विषय नहीं है, आज का विषय आपसे सवाल पूछा आपकी पार्टी के विधायक को लेकर, आप साइड हो गए कि व्यक्तिगत बयान है, तो कार्रवाई कर दीजिए सर। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन क्या टीएमसी ने लिया है? चुनाव आयोग को कब्र से निकालने की बातचीत हो रही है, आग लग जाने की बात हो रही है। मैं पूछ रहा हूं वो किस झंडे की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं बता पा रहे हैं। व्यक्ति इस तरह के बयान देता है, राकेश जी फिर आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस का बयान नहीं है। सर मैं मान लिया आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप इस बयान को कह रहे हैं व्यक्तिगत बयान है, तो मैं इसको एंडोर्स कर सकता हूं, लेकिन ये तब मैं एंडोर्स कर सकता हूं जब आप ये बताएं कि हाँ ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है या शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। आपकी पार्टी के विधायक के संविधान की शपथ उन्होंने ली है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत हो गया या हम इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं। अगर इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कोई बोल दिया तो क्या एक्शन हो रहा है यही बता दीजिए। एकदम लिया जाएगा, एकदम डिसिप्लिनरी कमेटी अपना काम करती है। डिसिप्लिनरी कमेटी अपना काम करती है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, वो जरूर काम करेगी। मगर अभी जो मुख्य मुद्दा है एसआईआर का मुद्दा है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कल लताड़ा है, मतलब मैं बोलूंगा कि अगर शर्मसार हो गई है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से ज्ञानेश कुमार जी ने उनके कहने से, भाजपा के कहने से BLA 2 को रोका, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। उन्होंने लिस्ट जारी करने की बात की थी हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने, उन्होंने रोका, इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है सभी पार्टियों को साथ में लेकर चलना, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करना। अगर इलेक्शन कमीशन करेगा ठीक है, उनको जवाब ठीक है, एसएल सिंह रिप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि बात एमआईएम से शुरू हुई थी तो इमरान सोलंकी, ये क्या आप लोगों का साइड इफेक्ट है कि ये जुबान बिगड़ती जा रही है जिसको लेकर डिफेंस करना मुश्किल है? तो आज स्वयं प्रकाश पुरोहित कह दिए कि जो भी मुनीरुल इस्लाम ने कहा वो उनका व्यक्तिगत बयान है, चुनाव आयोग को कब्र से खींचना या फिर झंडा कौन सा झंडा बता नहीं पा रहे। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया राकेश भाई। अगर जो पहली बात तो ये टीएमसी के प्रवक्ता हमारे जो बात कर रहे हैं, पहली बात अपने इनसे ये पूछिए कि आपने जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाई तो आपने उनको पार्टी से निकाल दिया, तो आपके जो विधायक उसको निकालेंगे नहीं निकालेंगे ये बताइए। बोल रहे पार्टी का बयान नहीं है। अब एमआईएम का जो यहाँ पर जो, मैं आज मुर्शिदाबाद में ही हूँ, मैं मीटिंग में था, मुर्शिदाबाद में ये फरक्का से एमएलए है मुनीरुल इस्लाम साहब, तो ये लोगों ने कुछ काम नहीं किया मुसलमानों के लिए। और जो वक्फ बोर्ड का जो बिल आया पार्लियामेंट, उसमें जो ममता बनर्जी का जो स्टैंड था बंगाल में, कुछ नहीं किया उन लोगों ने, तो मुसलमान से खफा है। तो ये आप खाली वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि मुसलमानों को थोड़ा दिखा रहे हैं एसआर के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोल के, बीजेपी के खिलाफ बोल के, ताकि इनको वोट मिले, लेकिन ये नहीं मिलने वाला है। हमारा भी यही मानना है, जो एसआर जो यहाँ पर अभी जो हो रहा है,
हर विधानसभा में 30,000 40,000 लोगों को लिस्ट जारी नहीं तो इमरान भाई आप कह रहे हैं, इमरान भाई आप कह रहे हैं कि वोट बैंक को डरा रहे हैं, मुसलमान वोट बैंक को डरा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं इसकी वजह क्या है? क्या आप लोगों की कामयाबी बिहार के बाद महाराष्ट्र में या बंगाल में आपकी पैठ मजबूत हो रही है? क्यों ये डर फैलाया जा रहा है? बिल्कुल, जो वो अभी जो बंगाल में भी ये बात चलेगी, जो महाराष्ट्र चला कैसे हराया, आने वाला वक्त बताएगा। अभी एमआईएम जो है बहुत मजबूती से महाराष्ट्र ये लड़ी है, महाराष्ट्र में मुर्शिदाबाद में, मालदा में। मैं जवाब देना चाहूंगा राकेश जी। हमारे यहाँ पे हम राकेश जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। मनोज इस्लाम साहब हमारे वहां से वो डरे हुए, आपके मनोज इस्लाम साहब के जो लोग है ना, वो हमारे लोगों के पास जा रहे हैं, और टीएमसी सारे लोग जो मंत्री के लोग हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। ठीक, देखिए सर, आज ये ममता मैं यही तो कह रहा था, स्वयं प्रकाश पुरोहित, मेरा पहला सवाल आपसे यही था, जो आपने रंग पर लंबा चौड़ा ज्ञान दे दिया। सर यही सवाल था जो बात अभी इमरान सोलंकी कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल के एमआईएम के अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा ही साइड इफेक्ट है। देखो नहीं, ये इनकी कहनी मजबूरी है। और ममता बनर्जी की सरकार जो है ना, सिर्फ मुसलमान और हिंदू अलग अलग वोट नहीं है, 48-50% वोट पश्चिम बंगाल की जनता मां माटी मानुस की सरकार को देती है, और 3 बार की मुख्यमंत्री है, 7 बार सांसद रह चुकी है। और ममता बनर्जी की जो छवि है, उनके टक्कर का, उनकी चप्पल के टक्कर का कोई नेता अगर पश्चिम बंगाल में है तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता को बदनाम किया जाता है। बंगाल में आकर चुनाव वही लड़ सकता है, लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है, मगर जिसको बंगालियत से प्रेम हो, जो सिर्फ धर्म की राजनीति करेगा, सांप्रदायिक की, मुसलमान हिंदू, ये बात हम विरोध कर रहे हैं एसआईआर का, एसआईआर की प्रणाली का, मगर आप मुसलमान और हिंदू की जो आप बात करते हैं ना, अरे आप बीच में मत बोलिए। अरे क्या काम नहीं किया, चुप रहिए ना। आप क्या काम किया, आपने क्या काम किया मुझे बता दीजिए। आप पहले अपने प्रदेश में जो आपके नेता है ना, उनको बोलिए हैदराबाद में पहले वहां पे मेयर फेयर कुछ जीत जाए, पहले वहां जीत जाए, फिर जाके देश के मुसलमानों को गुमराह करें। देश के मुसलमानों को बदला रहे हैं, एक तरफ लोग हिंदुओं को बदला रहे हैं, नफरती चिंटू, हमारे वहाँ 21 करोड़ मार्डी फंड है साहब, कितना बताइए। नफरती चिंटू लोग हैं, ये नफरत का जहर बोने वाले लोग हैं। आप हमारी मस्जिदें, वक्फ बोर्ड के नाम पे हमारी मस्जिदें ले लेंगे, और हम कुछ भी नहीं बोले आपको। आपने आप हिसाब नहीं है वक्फ सेट का, वक्फ बोर्ड में कितनी प्रॉपर्टी आपने अपलोड करवाई अभी ये बताइए। जनता नहीं खड़ी है। आपके ममता बनर्जी सरकार बोलते कि वक्फ बोर्ड में मानता नहीं है, फिर कैसे यहाँ पे वक्फ बोर्ड बिल का अपलोड करने बोला ममता बनर्जी 5 दिन पहले। आपके सवाल का जवाब देने नहीं बैठा हूँ। आपके 4 मेंबर राकेश पांडे जी, आप एंकर है कि बोर्ड का बिल को दे दिया क्या? चैनल को क्या आपने मुस्लिम लीग को दे दिया क्या? अरे सर, नहीं सुनिए ना, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये चैनल किसी लीग या किसी पार्टी को नहीं चला गया है। डिबेट है, कोई काउंटर कर सकता है सर, जैसे आप कई बार काउंटर कर देते हैं, कोई भी सवाल कर सकता है। लेकिन 30 सेकंड और दे रहा हूं स्वयं प्रकाश पुरोहित, आप रिप्लाई करिए इमरान सोलंकी प्लीज, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सवाल मैं करता हूं इनसे, मैं इनसे सरता हूं। आप बंगाल में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, आपने कहा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी ने बंगाल की लक्ष्मी भंडार हिंदू मुसलमान जाति देख के नहीं दिया, स्वास्थ्य साथी कार्ड उनके धर्म और जाति देख करके नहीं दिया। अब ममता बनर्जी से इनको दिक्कत है, धर्म के ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं इमरान सोलंकी, आगे बढ़ता हूं। एक बात कहते हुए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, एक बात कहते हुए सर, जो आपने कहा ना नफरती शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे थे, हुमायूं कबीर तो आज की डेट में चलिए आपकी पार्टी में नहीं है, 1 साल बाद आप लोगों ने सस्पेंड किया बाबरी की बात करते करते, लेकिन फिराद हकीम अभी भी आपकी पार्टी में है, जो ये कहते थे कि इस्लाम में जन्म नहीं होना ही अपने आप में दुर्भाग्य है। तो क्या ये नफरती बयान नहीं है? ये तो लंबी फहरिस्त है सर, लंबी फहरिस्त है, कई सारे बयान में गिनवा दूंगा। लेकिन खैर, एसएन सिंह चुनाव आयोग को कब्र से निकालेंगे, ये कह रहे हैं एमआईएम का साइड इफेक्ट नहीं है, और कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत बयान, तो क्या व्यक्तिगत बयान मान लिया जाए? मेरी बात सुन लीजिए ना। नहीं राकेश जी देखिए, होता क्या है, व्यक्तिगत बयान तब हो जब एक नेता दे। आपने सुना है जो लोग इस्लाम में नहीं जन्म लेते हैं, आवाज आ रही है मेरी? आ रही। हाँ राकेश जी देखिए क्या होता है ना, जब लोगों का अंतिम समय आ रहा होता है ना, तो अनर्गल प्रलाप करते हैं। रावण भी किया, औरंगजेब भी किया। औरंगजेब जब शिवाजी से युद्ध हार गया था तो आके अपने पिता को ही बंद करने का कार्य किया। आज जब टीएमसी को लग रहा है कि हमारी सत्ता जा रही है, हमारी नाव डूब रही है, तो वहीं के लोगों पर अत्याचार और अन्याय करने लगे और ऐसे ऐसे बयान देने लगे
जैसे आपने फरहाद हकीम का बताया कि जो लोग इस्लाम में नहीं जन्मे, अरे भाई इस्लाम में बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल के नहीं जन्मे, तो दुर्भाग्यशाली है। अगर टीएमसी का ऐसा बयान आता है कि मुसलमान एक दिन बहुमत में आ जाएगा और मार के सबको भगीरथ में फेंक देगा, टीएमसी के ऐसे नेताओं का बयान आता है कि इलेक्शन कमीशन की हम टांग तोड़ देंगे, तो ये माना जाएगा ना कि कहीं ना कहीं टीएमसी का शासन अब समाप्त होने जा रहा है। तो अब वो अनर्गल प्रलाप कर, बहुत सारे लोग कहते थे 370 समाप्त होगी तो आसमान नीचे आ जाएगा, जब भगवान राम का मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। ऐसा हुआ क्या? जनता जो तय करती है, जनता ने चुना, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और देश में एक राष्ट्रवादी ताकत वाली सरकार दिया। मुझे लगता है कि ये सब कहने से कुछ नहीं होगा। और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल आप उठाते हैं तो केवल नेता थोड़े होता है, इनके सुपर नेता ममता बनर्जी तो तमाम संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ मोर्चे खोल के खड़ी हो जाती है। जब किसी की जांच होने जाती है, एक संवैधानिक संस्था जांच करने जाती है तो धरने पे बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि 200 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, मतलब 3-3 साल तक जो जेल में रहता है उसके साथ भी खड़ी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है माँ माटी मानुष की बात करने वाली वो काली माता को जब कहा जाता है कि सिगरेट पीती हैं तब भी खामोश रहती है और माटी को ले जाके बांग्लादेश में बेचाई, और मानुष तो 300 लोग मारे जाते हैं चुनाव के बाद में, जहां लोकतंत्र है ही नहीं, जहां बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए, घर ही नहीं आते। तो ऐसी ममता बनर्जी जब जान रही है कि सत्ता हाथ से जा रही है तो हिंदुओं पे अत्याचार, पश्चिम बंगाल के लोगों पर अत्याचार और इस तरह से अनर्गल प्रलाप भी रुक जाएगा और अत्याचार भी रुक जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भारत की सरकार बनने जा रही है, ऐसी राष्ट्रवादी सरकार बनने जा रही है कि मुझे लगता है कि वहां पूजा को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। अब तलवार की ताकत जो है वो औरंगजेब के पास थी, लेकिन आज बाबा साहब के संविधान की ताकत के नाते 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ठीक है दीपक रंजन, पार्टी सरकार ठीक है दीपक रंजन। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार महाराष्ट्र के बाद जो नतीजे निकले, अच्छा चलिए 10 सेकंड लीजिए, जल्दी पूरा 10 मैं एक बात कहूंगा, अगर आप मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेंगे और केवल मुसलमानों की बात करेंगे तो मुसलमान आपको कैसे वोट देंगे? भाई सब लोग तो पूछ रहे हैं ना कि आपने कुछ किया हो तो बता दीजिए। पश्चिम बंगाल में हर जिले के, हर प्रदेश के, ठीक है 10 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, कहाँ चले? एसएन सिंह 10 सेकंड हो गया। अब दीपक रंजन जो बात ये कह रहे हैं एसएन सिंह, यही बात ओवैसी ने कही और कही कि आप लोग चौधराहट करते थे। ये ओवैसी का बयान है कि आप लोग चौधराहट करते थे वोट बैंक की, वो चौधराहट अब रही नहीं है, सियासी बैलेंस बिगड़ा है। मेरा सवाल आपसे है कि इस बैलेंस बिगड़ने में 27 की रेस में क्या आप लोग हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं ओवैसी से, एमआईएम से? देखिए राकेश भाई, भी मैं बहुत देर से सुन रहा था हरा रंग हरा रंग हरा रंग, किसी ने कुछ कहा हरे रंग को लेकर के, किसी ने कुछ कहा, कोई कुछ कहते कि हरा रंग किसी का पेटेंट नहीं। हमारी पार्टी के झंडे में भी हरा रंग है, लेकिन हम बात हरे रंग की नहीं करते, हम बात हरियाली की करते हैं। हम अमन चैन की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि सबके जीवन में हरियाली है, उससे आपका जब चारों तरफ प्लांटेशन हो, हरियाली है, तो आप हरे रंग क्या बात करते हैं? देखिए ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पहले उनको अपना स्टैंड ये क्लियर करना होगा कि आज की तारीख में वो सरकार में जो पिछले 10 साल से 10 साल पूरे होने वाले उत्तर प्रदेश की सरकार को, ये सरकार के साथ हैं, सरकार के खिलाफ है। आज हर मोर्चे पर समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक सरकार की नीतियों के खिलाफ, आज जिस तरीके से पर्टिकुलर एक जाति विशेष को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मुस्लिम समाज को साथ, चाहे बुलडोजर का एक्शन हो, चाहे एसआईआर में वोट काटने की बात हो, उसकी लड़ाई कौन लड़ते दिख रहा है? वैसे तो समाजवादी पार्टी देखिए राकेश भाई सभी समाज को लेकर के चलती है, सभी समाज की लड़ाई लड़ती है, लेकिन आज की तारीख में अगर हिंदू मुस्लिम ना हो तो इनको हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का खाना हजम नहीं होता, इनके पेट में दर्द होने लगता है। तो पहले तो ओवैसी साहब को एक क्लियर करना, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है तो आए इंडिया ब्लॉक के साथ, कैसे लगा कि बीजेपी के साथ, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के आप बताइए ना, एक बयान ये बताइए। नहीं ठीक है, एक बयान मुझे बताइए, एक बयान मुझे बताइए दीपक रंजन, आप असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान कोट करिए। अच्छा, जो बीजेपी की विचारधारा से मेल खाता हो सर, एक बयान कोट करिए। अच्छा, अरे भाई अच्छा ये बताइए, इतनी सारी बातें कह देते हैं बीजेपी कौनसेन के खिलाफ एक्शन कर लेते, इनके भाई इतनी सारी बातें कौनसेन के खिलाफ एक्शन होती है। दीपक रंजन आपने कहा कि पहले वो, दीपक रंजन आपने कहा कि पहले ओवैसी तय करें कि वो बीजेपी के साथ है कि बीजेपी के विरोध में। मैं आपसे पूछता हूं ओवैसी का एक बयान कोट करिए जो आपको लगे कि वो बीजेपी की विचारधारा के हिसाब से। भाई उनकी, अरे भाई उनकी देखिए, हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हम तो खुल करके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। अरे तो वो कब कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ है? आप यही बयान सुनवा दीजिए कि जब ओवैसी ने कहा कि वो बीजेपी के साथ है, सिवाय जब पाकिस्तान से संघर्ष हुआ था तब उन्होंने कहा था हम सरकार के साथ है, इसके अलावा कोई स्टैंड आप सुना दीजिए, मुझे नहीं याद आ रहा है।
सुनाइए आप मुझे। जब उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के साथ है, सरकार के साथ है, जब योगी सरकार की तरफदारी की हो, मोदी सरकार की तरफदारी की हो, आप मुझे एक बयान सुनवाइए। जिस तरीके से, अरे भाई, जिस तरीके से कैंडिडेट उतारते हैं, जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक के लोगों को, कैंडिडेट्स को हरवाने का काम वो करते हैं, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है? कमजोर किसको करने का काम करते हैं, मजबूत किसको कर रहे हैं वो? तो ओवैसी चुनावी ना लड़े को मजबूत करने का आपके हिसाब से। दीपक रंजन, मैं आऊंगा तो ओवैसी चुनावी ना लड़े, या समाजवादी पार्टी से पूछकर, या समाजवादी पार्टी से पूछकर अपने उम्मीदवार तय करें कि बता दो भाई किसको कहां से लड़वाएं। नहीं, अरे भाई, तो एआई में पूछ रहे हैं। अरे मेरे भाई राकेश भाई, तो एआईएमआईएम के प्रवक्ता बोल करके जाना कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ है, उनके खिलाफ हम इंडिया ब्लॉक के साथ जो हम कदम से कदम मिला करके चलेंगे। पार्टी के प्रवक्ता से ये जरूर स्पष्ट कर लीजिए कि वो पश्चिम अरे भाई, तो बोले ना, आए ना, कांग्रेस के साथ है। आप टीएमसी के साथ है कि कांग्रेस के साथ है? और बात मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरह से उनकी पार्टी के साथ में मुस्लिमुद्दीन लिखा हुआ है, उसी तरह आपकी पार्टी की भी नेता कहते हैं कि हम मुसलमानों के थे, मुसलमानों तो अरे भाई, ऐसे सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। एहसान सिंह साहब, आप एआईएमआईएम के प्रवक्ता क्यों हो गए? आप एआईएम, अरे आप भाई ओवैसी साहब, आप ओवैसी साहब के प्रवक्ता बन करके क्यों बात कर रहे हैं? आपको दर्द क्यों हो रहा है? हमने तो अभी आप पर तो आए नहीं। मुसलमानों के रहेंगे जिस पार्टी के ओवैसी साहब के नारा देने पे, ओवैसी साहब के प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? नारा देने वाले मैं नहीं, एक मिनट ऐसे दीपक रंजन, देखिए ये किसी का प्रवक्ता बनने की बात नहीं है, ये किसी का प्रवक्ता बनने की बात नहीं। इमरान सोलंकी चुके हैं ही साथ में। इमरान सोलंकी सपा ये सर्टिफिकेट चाहती है कि आप सर्टिफिकेट दीजिए कि आप बीजेपी के साथ नहीं है। दूसरा ये भी चाहती है कि आप ऐसे उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं कि उन्हीं को नुकसान हो जाता है। तो आइंदा अगर आपको गठबंधन करना है यूपी में, तो ये एक उनकी शर्त होगी कि भाई आपको अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सपा से फाइनल करानी होगी। यहाँ कोई नुकसान नहीं हो रहा, समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान किसी के खड़े होने से और किसी खड़ा करने से नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की जाने से निजात दिलाएगी। सुनिए दीपक रंजन, इमरान सोलंकी को सुनिए। निजात दिलाएगी। सुनिए सर, हमें इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हम यूपी बैंक के सर्टिफिकेट उनको। हम जब महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़े निकाय चुनाव में, तो हमने, ये लोग हमारा वोट काटे हैं, कहीं 200 वोट से, कहीं 150 वोट से। तो ये साबित करें बीजेपी के खिलाफ है। इनका आधा परिवार समाजवादी, अखिलेश यादव का परिवार तो बीजेपी में है, तो ये क्या बात करेंगे हमसे? इनसे बोलिए कि बीजेपी में है या नहीं है। इनके घर की कौन लड़ती है बीजेपी से? कितने विधायक हैं आपके महाराष्ट्र में? कितने विधायक हैं आपके? अरे महाराष्ट्र में कितने विधायक हैं आप? कहां लड़वा दिया आपने बीजेपी को? कौन से दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे, निकाय चुनाव में दिखाया ना कैसे। अरे तो देखिए, हम लोग तो खुल करके जो है, खुल करके, छुप करके नहीं है, छुप करके नहीं है, छुप करके नहीं है सोलंकी भाई, छुप करके नहीं है, सामने है, दिखाएंगे किस तरह दिखाएंगे। सामने नहीं लिया हमें। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। अश्विनी भाई, एक मिनट और दे दीजिए, आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले शादाब शम्स आपके पास आता हूं। शादाब शम्स, ये अलग स्थिति है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि एमआईएम पहले सर्टिफिकेट दे दो कि तुम बीजेपी के साथ नहीं हो। अच्छा, मुझे तो कोई याद नहीं आता, मैं तो जितनी ओवैसी स्ट्रांग लाइन लेकर बोलते हैं उतनी तो शायद दूसरी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ शायद ही नहीं बोलती होंगी, तो अभी इनको सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, दूसरा ये चाहिए कि भाई तुम पहले उम्मीदवार फाइनल कराओ हमसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। कमाल हो गया आज तो राकेश भाई, ये तमाम लोग जिस व्यक्ति को अपना अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर अपना पोस्टर बॉय बनाकर नचा रहे थे, जिस ओवैसी को अभी तक अपने आप हीरो बनाने वाले तो यही कांग्रेस, सपा, यही तो लोग थे ना, यही तो सर पे रख के असदुद्दीन ओवैसी को हीरो बना रहे थे। अब वो इनकी नाक की नकेल बन गए हैं, इनके गले की फांस बन गए हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि उगले कैसे और निगले कैसे। और हमने देखा बिहार के अंदर कि जिसको पोस्टर बॉय बनाया, फिर जब वक्त उसका हक लेने का वक्त आया तो कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के उसको बाहर कर दिया। और फिर जब वो चुनाव लड़ा और इनकी करारी हार हुई तो फिर ये कहते हैं कि यार ये क्या हो गया। ममता दीदी जो पश्चिम बंगाल में खेल खेल रही थी, एक तरफ अपने ही विधायक हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराने के लिए तैयार हो गई, दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक मुनीरुल इस्लाम वो सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं
घसीट के लाएंगे, इलेक्शन कमीशन का ये हाल कर देंगे। ये गुंडागिर्दी जो चल रही है, एक तरफ मंदिर बनवाती है, मंदिर मस्जिद के ट्रैप में वो गुमराह कर रही है। मैं इस बात से सहमत हूं कि मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर हो गए और 15 साल से दीदी की सरकार वहां चल रही है। जो एआईएम के प्रवक्ता कह रहे हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं, मैं उनसे सहमत हूं। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के हालात बद से बदतर हो गए हैं। मुसलमान छटपटा रहा है, उसे सही विकल्प मिल जाए वो वहां चला जाए। अगर एमआईएम उसका फायदा उठा रही है तो वो आपकी नाकामयाबी है। दूसरी बात, आप सब लोग एक हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा हम सब जानते हैं। ठीक है सर, ठीक है, आपने अपनी बात कही, आपने अपना वर्जन रखा, लेकिन अश्विनी मिश्रा ये जो बात कह रहे हैं कि एमआईएम फायदा उठा रही है, तो यही फायदा उठाने की वजह से छटपटाहट है। सपा में दिख रही है, टीएमसी में भी दिख गई, आपकी पार्टी में भी दिख रही है, इसलिए सावरकर जिन्ना की तुलना करने बैठ गए दिग्विजय सिंह। पांडे जी, मैं कहूं 2 गुणा 3 6, आप कहें 3 गुणा 2 6, दोनों बयान अलग अलग हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम दोनों एक तरह की राजनीति करती हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हैं, डिवाइड करने का काम करती हैं। इसलिए हम इनको भारतीय जनता पार्टी की सी टीम बोलते हैं, बी टीम भी नहीं बोलते। ये देश के लिए बड़ा खतरनाक है। देश का संविधान जिसका अधिकार नहीं देता कि आप साइंस पर पॉलिटिक्स करें, आप आर्मी के नाम पे पॉलिटिक्स करें। नहीं, अश्विनी भाई बोलते रहिए, बस ये बता दीजिएगा कि अगर सी टीम है तो बी कौन है फिर? मीडिया, बी मीडिया वाले हैं सर, जो प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। आप लोग बी टीम है, ये सी टीम है। बता दीजिए टीएमसी बी टीम है, बता दीजिए आरजेडी बता दिया सर। तो जो देश में राजनीति हो रही है, बड़ी खतरनाक राजनीति है। राजनीति होनी चाहिए मुद्दों की, राजनीति होनी चाहिए अर्थव्यवस्था गरीबी की। सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। और हम साहब ने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को एआईएमआईएम में ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब ये भी एग्री करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। हालांकि लेकिन आपकी पार्टी के एक नेता अश्विनी भाई वो तो कहते हैं कि मुसलमानों की एकमात्र ऑप्शन कांग्रेस पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है। देश के 90% लोगों का ऑप्शन आपकी पार्टी के नेता कहते हैं राज्य में सिटिंग सीएम है अभी बात करता है, उसमें हिंदू मुसलमान दलित गरीब सब है। अरे तो मैं कह रहा हूं कांग्रेस को सिर्फ एक समुदाय की पार्टी बता देना, क्या ये हिंदू मुसलमान करना है कि नहीं है? मैं तो ये सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए हिंदू मुसलमान के नाम पर देश। अरे तो आपके नेता करें तो ठीक है, एमआईएम ने किया तो बुरा हो गया, बीजेपी ने किया तो बुरा हो गया, कांग्रेस सपा ने किया तो बुरा हो गया। आप करें, बस आपको राइट होनी चाहिए, कॉपीराइट ओनली टू कांग्रेस पार्टी। राकेश जी अभी इनके पार्टी के 30 सेकंड और दीजिए सर, फिर आ रहा। पांडे जी, देश में किसी के अधिकारों की आवाज उठाना, राजनीति, उस पे वोट मांगना, दोनों अलग अलग विषय हैं। आप बताइए कांग्रेस पार्टी ने कब ऐलान किया हो कि मुसलमानों मुझे वोट देना या आर्मी के नाम पे वोट देना? अरे एक धर्म की पार्टी बता देना और क्या होता है? यहाँ पर बोलते हैं कि आपका मंगलसूत्र, एक धर्म की पार्टी बता देना, भगवा को आतंक से जोड़ देना, ये क्या होता है? ये कौन सी पॉलिटिक्स है? ये सब असंवैधानिक है, आप नहीं कर सकते ऐसा। एसएस सिंह एक क्विक रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, एसएस सिंह एक क्विक रिप्लाई। राकेश जी, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात नहीं कर रहे, नहीं तो सच्चाई से बताते कि आज तक हिंदू मुसलमान करने का कार्य सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने किया। कांग्रेस के लोग कहते हैं देश के संसाधनों पे एकाधिकार है, इनके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं, फिर दूसरे के हैं। तीसरी बात, देश में जो है एक की खुलेबंदी, दूसरे की नसबंदी, एक की धार्मिक यात्रा पर छूट, दूसरे की धार्मिक यात्रा पर प्रतिबंध, ये सारा काम कांग्रेस ने किया। बंटवारे से लेकर यहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात कांग्रेस करती है। तो इनकी नाव डूब गई हिंदू मुसलमान कहते कहते, तो इस पर आकर यही पूछा ठीक है सर, कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान की सियासत? ये देश की जनता बेहतर तरीके से जान रही है। और एमआईएम के जो साइड इफेक्ट जीत के बिहार महाराष्ट्र के बाद क्या बंगाल में कितना देखने को मिलेगा? यूपी की तो सुगबुगाहट अभी से ट्रेलर दिखने लगा है। खैर वक्त की बात है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।